अलीवर्दी खान पहले बिहार का नायब निज़ाम था, जिसने बंगाल के नवाब सरफराज खान को एक लड़ाई में हराया और खुद 1740 में बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थीं, जिनमें से एक की शादी ढाका के गवर्नर से, दूसरी की पूर्णिया के नवाब से और तीसरी की पटना के सूबेदार से हुई। अलीवर्दी खान को कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपनी छोटी लड़की के बेटे सिराजुद्दौला को अपना वारिस डिक्लेयर कर दिया। 1756 में अलीवर्दी खान की मौत के बाद ऐसा ही हुआ और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन नवाब बनने के बाद भी सिराजुद्दौला के 3 दुश्मन थे। एक घसीटी बेगम, जो अलीवर्दी खान की सबसे बड़ी बेटी थी और ढाका के गवर्नर की विधवा थी। दूसरा पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जो अलीवर्दी खान की दूसरी लड़की का बेटा था। और तीसरे अंग्रेज। घसीटी बेगम और शौकत जंग खुद बंगाल का नवाब बनना चाहते थे, तो वहीं अंग्रेज भी बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे। अंग्रेजों ने शौकत जंग को अपने यहाँ पनाह दी थी और घसीटी बेगम को भी अपना सपोर्ट दे रखा था, इसलिए सिराजुद्दौला के सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेज थे। 1756 में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 ईयर वॉर की शुरुआत हो गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी करना शुरू कर दी। नवाब ने दोनों को किलेबंदी करने से मना किया। फ्रेंच तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, जिसके बाद 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अटैक कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने 15 जून को कलकत्ता पर अटैक किया और 5 दिन तक घेराव के बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश गवर्नर ड्रैक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जान बचाकर भागा और कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी फुल्टा द्वीप में छुपकर अपनी जान बचाई। 20 जून को ही एक ऐसी घटना हुई जिसे इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस घटना का कोई प्रूफ नहीं है और ऐसा लगता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर हॉलवेल ने मनगढ़ंत तरीके से ये कहानी बनाई। इसमें हॉलवेल ने बताया कि नवाब ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया। ये कोठरी केवल 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी थी। अगले दिन केवल 23 लोग जिंदा बचे। लॉजिकली देखा जाए तो ये घटना झूठी लगती है, क्योंकि इतनी छोटी कोठरी में एक साथ 146 लोगों को बंद करना इम्पॉसिबल सा लगता है। इसके अलावा उस समय के इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी किताब सियारुल मुतखैरिन में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया है। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कंट्रोल करने के बाद उसका नाम अलीनगर रखा। कलकत्ता को हार जाने की खबर जैसे ही मद्रास पहुंची, वहां से एक सेना रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में बंगाल के लिए निकल पड़ी। क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया, इसलिए मजबूर होकर 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को क्लाइव के साथ ट्रीटी ऑफ अलीनगर पर साइन करने पड़े। इसी बीच क्लाइव और वॉटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लिया। नवाब ने इसे ट्रीटी ऑफ अलीनगर का वॉयलेशन माना। इधर क्लाइव भी जानता था कि नवाब के रहते वो बंगाल में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी। क्लाइव ने एक अमीर व्यापारी अमीचंद्र के जरिए एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, नवाब का एक और अधिकारी यार लतीफ़, नवाब का दीवान राय दुर्लभ और बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ शामिल था। प्लान बनाया गया कि क्लाइव प्लासी तक आएगा, वहां मीर जाफर नवाब को धोखा देगा और उसके बदले में मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, जिसके बदले में नवाब कंपनी को किलेबंदी करने का अधिकार और 24 परगने का कंट्रोल दे देगा। इधर अमीचंद्र, जिसने इन लोगों को मिलवाया था, उसने इस पूरे प्लान का भंडाफोड़ ना करने और चुप रहने के लिए 30 लाख रुपए और नवाब के आधे खजाने की मांग की। क्लाइव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अमीचंद से समझौता कर लिया। समझौते के 2 पेपर तैयार किए गए, एक सफ़ेद और दूसरा लाल। अमीचंद ने जो मांग की थी वो केवल लाल कागज पर लिखी गई थी। वॉटसन ने सफ़ेद कागज पर साइन किए और लाल कागज पर क्लाइव ने वॉटसन के नकली साइन बना दिए और उसे अमीचंद को दे दिया और कुछ दिन बाद उसकी हत्या करा दी। इस तरह धोखे की नींव पर भारत में ब्रिटिश किंगडम की पहली ईंट रखी गई। प्लान पूरा तैयार था और अब बस उस पर अमल करना बाकी रह गया था, जिसकी शुरुआत क्लाइव ने कर दी। क्लाइव ने नवाब को ब्लेम किया कि वो फ्रांसीसियों से दोस्ती बढ़ा रहा है और अपनी सेना लेकर प्लासी पहुंच गया। नवाब भी अपनी सेना लेकर प्लासी आ गया। जैसा तय हुआ था वैसा ही हुआ। मीर जाफर ने नवाब के साथ गद्दारी की और सिराजुद्दौला इस लड़ाई में हार गया। मीर जाफर के लड़के ने उसकी हत्या कर दी। इस युद्ध की जीत ने बंगाल में ब्रिटिश एम्पायर की नींव डाल दी। प्लासी में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाता था। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने बिहार के राजा राम नारायण को हटाना चाहा, क्योंकि वो अलीवर्दी खान के वंशजों का शुभ चिंतक था। इसके बाद मीर जाफर ने उड़ीसा के राजा राम सिंह और पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटाने की कोशिश की,
क्लाइव और वॉटसन ने दोनों के बीच झगड़े को शांत कराया। यहीं से हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। अब अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति शुरू कर दी थी। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और वेंसिटार्ड को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। वेंसिटार्ड ने मीर जाफर को गद्दी से हटाने का फैसला किया और इसी के तहत मीर कासिम से समझौता किया। तय हुआ कि नवाब बनाने के बदले बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को मिल जाएगी। इसके अलावा वेंसिटार्ड को 50,000 पाउंड, हॉलविल को 27,000 पाउंड और कलकत्ता काउंसिल के बाकी मेंबर्स को 25,000 पाउंड दिए जाएंगे। वेंसिटार्ड ने मीर जाफर को बुलाकर कहा कि मीर कासिम को नायब सूबेदार बना दिया जाए और निजामत के अधिकार उसे दे दिए जाएं। इस पर मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी और 15,000 महीने की पेंशन पर कलकत्ता में रहने लगा। अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि मीर कासिम मीर जाफर की तरह उनका गधा बनकर नहीं रहेगा। मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ट्रांसफर कर दी, क्योंकि वो मुर्शिदाबाद के साजिशों के माहौल से दूर रहना चाहता था और कलकत्ता से दूर होने की वजह से अंग्रेजों का इंटरफेयर भी कम रहता। उसने बंगाल की इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारना शुरू कर दिया। उसने बंगाल की इंटरनल ट्रेड को टैक्स फ्री कर दिया और फौज को आधुनिक बनाने के लिए एक जर्मन आर्मी ऑफिसर वॉल्टर रीनहर्ट को अपॉइंट किया, जिसे सोम्ब्रे के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज उसके इन फैसलों की वजह से उससे चिढ़ने लगे। मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार रामनारायण को सौंपने को कहा। रामनारायण को क्लाइव ने प्रोटेक्शन दिया हुआ था। वेंसिटार्ड ने रामनारायण को मीर कासिम को सौंप दिया और मीर कासिम ने उसे मार डाला। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री के चीफ एलिस ने पटना पर अटैक करके कब्जा कर लिया, लेकिन मीर कासिम ने एलिस को हराकर पटना पर फौरन अपना कंट्रोल कर लिया और ब्रिटिश ऑफिसर को बंदी बना लिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने 1763 में मीर जाफर को फिर से नवाब डिक्लेयर कर दिया और मीर कासिम के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को लड़ाई बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। सोम्ब्रे की सलाह पर मीर कासिम ने सभी अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी। इसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। इस तरह तीनों के बीच एक समझौता हुआ। तीनों की कंबाइंड आर्मी ने बक्सर में डेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो की अगुवाई में ब्रिटिश आर्मी भी बक्सर पहुंच गई। लड़ाई हुई और ब्रिटिश सेना ने तीनों की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। शुजाउद्दौला ने हारने के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ सरेंडर कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं रहने लगा, जहां सन 1777 में उसकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई तो धोखे से जीती थी, लेकिन बक्सर की जीत अंग्रेजों ने अपने दम पर हासिल की। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में मीर जाफर की मौत हो गई। उसके बाद मीर जाफर के नाबालिग बेटे नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्लाइव फिर से ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल के साथ साथ पूरे भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया।